वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूनम चौहान और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इतने दिनों बाद तो नहीं, पर फिर भी ठीक टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करने की सोच रही हूँ, जिस करके आज शूट कर रही हूँ। आज थोड़ा फ्री थी तो मैं क्या चला आज वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आपको कोई 5 ऐसी चीज़ें बताती हूँ कोरिया से रिलेटेड, जो हमारे इंडिया के कल्चर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, पर वो चीज़ें बिल्कुल ही कोरिया और इंडिया इस मामले में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पर जब मैं गिनने बैठी वो 5 से भी बहुत ज़्यादा निकली, तो हो सकता है मैं आपको 6-7 बता पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ठीक है, कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया और कोरिया को बिल्कुल ही डिफरेंट बनाती है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ का, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके, फर्स्ट जो मेरे को मेन अहम चीज़ बिल्कुल ही जो डिफरेंट दिखती है वो है यहाँ के कपड़े और फर्नीचर। कपड़ों को यहाँ पे लोगों को इतना शौक है कि वो अपनी पूरी अलमारियाँ भर के रखते हैं, बट इसी के उल्ट फर्नीचर यहाँ पे बिल्कुल ही वो सस्ता देते हैं। तो ये मेरे को बड़ी अजीब बात लगती है कि कपड़े वो लोग अपने 1% भी फ्री में देते नहीं हैं, बल्कि ना ही उनको गेरते हैं कूड़े पे, बल्कि उनको संभाल के रखेंगे। और फर्नीचर को वो ऐसे भी गेर देंगे, फ्री में दे देंगे। यहाँ तक कि मैंने इतने महंगे महंगे सोफ़े, इतने महंगे महंगे बेड, इतने महंगा महंगा फर्नीचर बिल्कुल ऐसे मुफ्त में देते हुए देखा है लोगों को कि आओ और लेके जाओ, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस इसको ले जाओ। और ज़्यादा पुराने भी नहीं, बिल्कुल नवे, 6 मंथ ओल्ड, 7 मंथ ओल्ड, इतने ज़्यादा फर्नीचर ऐसे सस्ते में देते हैं कि जैसे कि उनके लिए कुछ है ही नहीं। वो उल्टा हमारे इंडिया में ऐसा क्या होता है कि हमारे इंडिया में फर्नीचर बेचते हैं, कपड़े ऐसे फेंक देते हैं, है ना। तो ये चीज़ सबसे मेरे को ऑपोजिट और हैरानजनक लगती है यहाँ कोरिया की, कि यहाँ पे फर्नीचर बिल्कुल ही फ्री और सस्ता है, बल्कि कपड़े महंगे हैं, चाहे वो आप सेकंड हैंड लो और चाहे आप न्यू लो। दूसरे मेरे को कल्चर की ये चीज़ मतलब ये चीज़ अपोजिट लगती है कि यहाँ के जो से यंग जनरेशन है और ओल्ड जनरेशन है। सबसे पहले इनके भी 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि जो से यंग जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा कामकाजी मेच्योर नहीं होती जितनी कि इनकी ओल्ड एज की जनरेशन है। मतलब कि 90-90 साल, 80-80 साल के लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात बस काम ही काम में जुटे होते हैं। इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं कि हमें देख के शर्म आ जाती है कि यार इतनी उम्र होने के बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं। बट इनकी जो इसके उल्टी इनकी यंग जनरेशन है, वो मैं ऐसी नहीं कहूँगी कि सभी ऐसे हैं, बट हाँ 70% मेरे को दिखा है कि यहाँ की जो सी यंग जनरेशन है वो इतनी काम करके राजी नहीं होती। मतलब वो बस थोड़ा बहुत काम कर लिया, अगर वो काम करते भी है ना तो उतने से में ही अकड़ने लग जाते हैं, उतने में ही फूल जाते हैं, बस कि हाँ भी हम तो काम करने लगे, पैसा कमाने लगे। तो मैंने ये देखा है कि यंग जनरेशन में अहंकार थोड़ा जल्दी आ जाता है और थोड़े से काम करने पे, और उतना वो काम करते नहीं है जितनी इनकी ओल्ड एज की जनरेशन है। इसके उल्ट हमारी जो सी इंडिया की यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। स्टार्टिंग से ही मैंने देखा है कि एक जब जिम्मेवारी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, एक एज ऐसी आ जाती है कि वो अपने आप ही यंग जनरेशन हमारी काम करने लग जाती है। इनके लोगों में क्या है कि जिम्मेवारी भी पड़ जाए पर फिर भी ये इतना काम नहीं करते, बल्कि जितना ओल्ड एज के करते हैं। हमारे वहाँ पे 80-90 साल के बूढ़े लोग काम इतना नहीं करते, ये आपको भी पता है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती है। हमारे कुछ ऐसे स्पोर्टिव होते हैं यंग जनरेशन के, उनको काम करने ही नहीं देते कि अब रेस्ट करो, इतनी उम्र काम कर ली है। तो ये चीज़ डिफरेंस है यहाँ की जनरेशन का और हमारे इंडिया की जनरेशन का। दूसरा इसमें एक और फैक्ट आ जाता है यहाँ के यंग जनरेशन के कपड़े और ओल्ड जनरेशन के कपड़े। अगर आपको मैं पिक्स दिखाऊँ तो यहाँ की जो सी यंग जनरेशन है, जो जवान लोग हैं, वो हमेशा ही हल्के कपड़े पहनते हैं, जैसे सिंपल से, कोई पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, और उल्टा सिंपल कलर जैसे ब्लैक कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, कैरेमल कलर, बस इस कलर के कपड़े ज़्यादातर। हर उनके कपड़े ऐसे ही होंगे, कोई स्टाइलिश नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। अगर ओल्ड जनरेशन की बात करूँ तो ओल्ड जनरेशन, यहाँ की जो ओल्ड जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े पहनना पसंद करती है, जैसे ऑरेंज कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ये सारे कलर ऑरेंज मतलब ओल्ड जनरेशन के लोग पहनते हैं। बल्कि हमारे इंडिया में उल्टा है। हमारे इंडिया में और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे इंडिया के लोग सिंपल कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मल से सादगी वाले कलर, है ना। और जो से अच्छे पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ये सारे कलर हमारे वहाँ पे यंग जनरेशन की लड़कियाँ पहनती हैं, है ना। तो ये डिफरेंस मेरे को बहुत दिखता है यहाँ पे कि जैसे रंग हमें पसंद है ऐसे रंग यहाँ पे बूढ़े लोग पहनते हैं, और जैसे हमारे इंडिया में बूढ़े लोग को कपड़े पहनते हैं ऐसे यहाँ पे यंग एज के कपड़े यंग लोग पहनते हैं। तो एक ये डिफरेंस हमारे यहाँ कोरिया में और इंडिया में बहुत ऑपोजिट है। 16 साल की उम्र के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो पाते हैं ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट। फिर 15-16 से लेके आप 30 तक की उम्र के लगा लो, वो पाएंगे ग्रे कलर, ब्राउन कलर, या फिर बिल्कुल ही मतलब लाइट सा कलर, बिल्कुल ही ज़्यादा डार्क भी नहीं। कभी हो गया कभी जाके उन्होंने कोई दूसरे कलर के कपड़े पहन लिए, वो भी मैचिंग करने के लिए, अदरवाइज़ वो इतनी जल्दी नहीं पहनते। देखो मैं किसी की वो नहीं कर रही, बस मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ कि कोरिया के कल्चर में और इंडिया के कल्चर में कितना डिफरेंस है। हर एक चीज़ के मामले में भी काफ़ी डिफरेंस है किसी किसी चीज़ में। तो एक ये था
एक आ जाता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। जैसे कि हमारे इंडिया में जो सी बस होती है वो बस हमारी साइड में जाके रुकती है, बस स्टैंड हमारे साइड में होते हैं। यहाँ के बस स्टैंड ज़्यादातर बीचों बीच होते हैं, बीचों सड़क के बीचों बीच। अगर आप हैरान होगे कि हाँ भी देखोगे कि सड़क के बीचों बीच बस रुक रही है, सड़क के बीचों बीच सवारियाँ उतर रही हैं, तो ऐसे तो बहुत खतरा होएगा। नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। पूरी सिक्योरिटी से एक लाइन निकाल रखी होती है जो बिल्कुल बीच में ही बस को रोकेगी। आसे पास से बिल्कुल ही ग्रिलिंग करी होती है कि इधर से कोई भी बंदा निकल के उधर ना जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ इधर भी सड़क चल रही होती है, उधर भी सड़क चल रही होती है, बीचों बीच बस में रुकने का रास्ता बनाया होता है। ये सड़क के बीचों बीच है और देखो यहाँ बीचों बीच में बस रुक रही है और वो बस स्टैंड है और यहाँ पे तो ये ट्रैफिक है, बट वो पीछे बस स्टैंड है और यहाँ बीचों बीच में से रुकती है और ऐसे गाड़ियाँ हैं। पर हमारे इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे इंडिया में बिल्कुल ही कॉर्नर, मतलब साइड में, सड़क के साइड में बिल्कुल बनाया होता है, बट यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच है। तो एक ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब कि इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का जो सा मैप है वो कैसा बना रखा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसी बना रखी है, क्या सोच समझ के बना रखा है और पूरी सिक्योरिटी से बना रखा है। इसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि यहाँ पे बसेस कैसे रुकती हैं, क्या। अच्छा, अगला है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम भी हमारे इंडिया और ऑपोजिट में बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप यहाँ कोरिया में कैश से कोई भी चीज़ लेते हो, कोई कपड़ा, कोई भी सामान लेते हो, है ना, कार्ड का यूज़ नहीं करते, तो उतनी ही चीज़ आपको सस्ती मिलती है। अगर आप उसको कार्ड से पेमेंट करते हो तो उतनी ही चीज़ आपको महंगी मिलती है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि कैश से पे करने पे कोई सस्ता महंगा नहीं होता, बट हाँ, कार्ड से कई बार पे करने पे हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऑफर चलते हैं कि इस बैंक का कार्ड यूज़ करोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, इस बैंक का कार्ड यूज़ करोगे तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कार्ड वाले में महंगी चीज़ पड़ती है और कैश वाले में सस्ती चीज़ पड़ती है। तो एक ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया है कि कैश यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे कैश से तो वो आपको सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू कार्ड यूज़ करने से। हालांकि यहाँ पे 99% लोग कार्ड यूज़ करते हैं, कैश बहुत ही कम है। पर फिर भी अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो कैश अपने पास रखना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा इसमें। अच्छा, कोरिया का अगर मैं आपको दिनचर्या के बारे में बताऊँ तो कोरिया में अच्छी धूप खिलने स्टार्ट हो गई है, पर बीच बीच में ऐसी तेज़ बारिश होती है कि ठंड हो जाती है। पर अभी भी मैंने दो स्वेटर पा रखे हैं, मतलब कि इतनी भी गर्मी नहीं पड़ी है, पर स्टार्टिंग हो चुकी है गर्मी की। यहाँ पे अभी पखे और एसी वगैरह चलने स्टार्ट नहीं हुए हैं, इतनी गर्मी नहीं है। आप नॉर्मल कमरे में भी जाके बिना पखे और एसी के रह सकते हो, ऐसी नॉर्मल गर्मी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और इतनी बीच बीच में जब बारिश पड़ती है तो इतनी ठंड हो जाती है ना कि बस क्या बताऊँ मैं। फिर मन में आता है कि यार काश कोटी ले आते, कोटी पा रखी होती, जैकेट वगैरह होती। तो कई बार ये होता है कि सुबह मौसम ठीक होता है और शाम का मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, तब ये पंगा पड़ जाता है यहाँ पे। क्योंकि कोरिया में ना, एक तो यहाँ पे कोरिया में एक कस्टमर और एक यहाँ का वेदर, इसका कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ कौन आ जाए। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो से वो होते हैं ना, मार्ट या शॉप्स वगैरह होती हैं या कोई भी मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे कब कोई कस्टमर आके बैठ जाए या कब कोई कस्टमर कोई चीज़ लेने आ जाए उसका नहीं पता होता। इसी तरह ही वेदर कब आ जाए इस तरह उसका नहीं पता होता। तो यहाँ पे जिसका एक मिथिक्स है कि कोरिया का कस्टमर और कोरिया का वेदर कब कैसा बदल जाए पता नहीं लगता, कब आ जाए कुछ नहीं पता होता। तो ये एक मिथिक्स है जो मैंने आपको बताई है कोरिया से रिलेटेड, कि हाँ कोरिया में इस चीज़ को बोलते हैं लोग। अच्छा, और उसके बाद वेदर तो मैंने आपको बता दिया है ना कि अच्छा, जो सा फोक सीज़न था ना, मतलब स्प्रिंग सीज़न था ना, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत प्यारा था। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, बट ये वो जल्दी टाइम तक टिका नहीं। मुझे लगा वो 3 महीने 4 महीने तक रहेगा, पर वो मेरे ख्याल से 1 महीने ही खिले होंगे फूल, 1 महीने बाद ख़त्म होंगे। मेरा प्लान था कि यहाँ पर कहीं जाके उस सीज़न में जाके कहीं अच्छी जगह घूमने का, बट उससे पहले ही एक बारिश आई, एक बारिश में ही सारे फूल झड़ने स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे उस पत्ते आने स्टार्ट हो गए और अब ख़त्म है बस। मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा लंबा चलता होगा, 3 महीने तक चलता होगा या हद से 2 महीने तक चलता होगा ये सीज़न, पर ये 1 ही महीने था बस। 1 ही महीने में मेरे ख्याल से खिल के फूल वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि बहुत सारी BTS आर्मी के लिए दुख की बड़ी बात है कि J-Hope पे अब वहाँ मिलिट्री सर्विस में चल गया है, बट यार ये ज़रूरी है यहाँ पे। और जिन तो पहले ही जा चुका था, हर एक लड़के को यहाँ पे मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ती है। बाय द इसके अलावा भी आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ का कोई भी नागरिक, मतलब कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है, कोरियन है, और वो यहाँ से किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं, वहाँ पे रहने लग जाते हैं और वहाँ पे अपने पूरा परिवार बसाते हैं, वहाँ पे उनके बच्चों का जन्म होता है, और अगर उस बच्चे में लड़का भी पैदा हो
गया तो उस लड़के को भी वापस कोरिया आके मिलिट्री सर्विस देनी होगी। मतलब कि ये रूल है कि चाहे अगर पेरेंट्स में से कोई भी, चाहे आदमी चाहे औरत, कोई भी कोरियन है और आगे उनका लड़का होता है तो उस लड़के को कंपलसरी है कोरिया में आके अपनी मिलिट्री सर्विस देनी ही देनी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो बाहर, कोई जर्मनी, कोई यूके, कोई फ्रांस में रहता है, कोई स्पेन में रहता है, ब्राज़ील में रहता है, पर वो इस वजह से आए हैं यहाँ वापस क्योंकि उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी मदर या उनमें कोई फादर कोरियन है, तो इसी नाते उनको भी ये सर्विस देनी पड़ती है। तो लड़कों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस मामले में हार्ड है। उनके 2 साल मिलिट्री सर्विस में जाते हैं, अपने उनके देश के लिए जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे जाते हैं कि जब उनको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होता है, अपनी करियर के बारे में कुछ सोचना होता है। ऐसे में उनको एक विराम, मतलब वैसे में उनको एक दूसरी जगह भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो इस मामले में मैं मानती हूँ कि हाँ, कि लड़कों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड है कोरिया में। और भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो कोरिया से रिलेटेड, इसके कल्चर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा पे मैं आपको तुरंत तो रिप्लाई नहीं करती। इंस्टा पे मैं आपको तुरंत तो रिप्लाई नहीं करती, बट हाँ, मैं जरूर मैसेज कई बार देख के जब टाइम लगे मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप मेरे को वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई मिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कोरिया की चीज़ से रिलेटेड, कोई नॉर्मल, बट हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं। मुझे कई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि वो मेरे थोड़े पर्सनल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उनको मैं थोड़ा ना बताऊँ क्योंकि एक होता है यार, अपना भी थोड़ी प्राइवेसी होती है इस वजह से। तो बस जो भी आपको अगर ठीक लगे आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही था आज के व्लॉग में, और जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ तक मेरा अभी बन पा रहा है, तो मैं आपको मेट्रो का बताऊंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, कि जिन्हें मेट्रो का नहीं पता होता। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ इंडिया में, वहाँ पे मेट्रो नहीं है, तो मुझे मेट्रो का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मेरे को क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई, और वो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस ना करो, तो इस वजह से मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। आप कैसे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे उसको खुदंग बोलते हैं, कि आप कैसे खुदंग कार्ड अप्लाई कर सकते हो, या फिर कैसे आप वहाँ पे कहीं भी जाना हो, क्या सिस्टम है, कितने पैसे लगते हैं, कैसे उतरना है, कहाँ उतरना है, कैसे साइन फॉलो करने हैं, कहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको उसमें जरूर कवर करूँगी। और वो वीडियो मैं मान रही हूँ कि हाँ भी जल्दी ही बनाऊँगी उस वीडियो को भी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस समय इंडिया में पेपर का माहौल होता है मार्च अप्रैल, हालांकि मई तक भी जाने लग गया कोविड की वजह से। तो जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल फाइटिंग, अच्छे से पेपर देना और अच्छे अच्छे नंबर लेके आना, तभी आप कोरिया के लिए कॉन्फिडेंस होंगे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फाइटिंग, अच्छे नंबर लेके आने हैं, जी जान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे पेपर देने हैं। ओके, बाय बाय, सी यू। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। एक और बात बतानी थी आपको, मैं अभी पता कहाँ जा रही हूँ, मैं इंडियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ समोसे खाने। यार बड़ा दिल कर रहा है समोसे खाने का, कि मन कर रहा है कि जब समोसे खा के आऊँ। वहाँ पे 3000 वॉन के, मतलब इंडिया के 180 रुपये, इंडिया के 180 रुपये के 2 समोसे मिलते हैं। आज वैसे तो काफ़ी रगड़ा लग चुका है, काफ़ी लूट के आई हूँ। मैं इंश्योरेंस पे करके आई हूँ अपना बैंक में जाके, और इंश्योरेंस था मेरा 1,50,000 को, 2 मंथ का इंश्योरेंस मेरा इकट्ठा आया। तो आज वो पे करके आई हूँ, उसमें से 5,000 कुछ बचे हैं। मैं कहा चल ये भी उड़ाते हैं, थोड़े 2 समोसे खा के आते हैं।